मोदी जी खुद जाके कहे हैं कि तेजस्वी जेल में जाने वाले हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि जेल में कौन जाएगा ये तय कौन कर रहा है, ये मोदी जी तय कर रहे हैं। केजरीवाल के लिए भी उनका यही स्टेटमेंट था आज से 3-4 महीने पहले, और उन्होंने वो कर दिया। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है इस समय सर? टीवी खोलो तो मोदी जी, अखबार खोलो तो मोदी जी, बिलबोर्ड्स की ओर देखो अखबार सड़क पर तो मोदी जी, यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय की ओर अगर आप कदम बढ़ाओ तो मोदी जी। प्रधानमंत्री लगातार मंच से बोल रहे हैं कि वो अपने वोट बैंक के पास जाके मुजरा करें, आपकी संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और अगर इंडिया की सरकार आई तो ये राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे। ये सब धार्मिक बयान नहीं है। प्रेस्टिट्यूट वर्ड सबसे पहले आया था, गोदी मीडिया से भी पहले प्रेस्टिट्यूट बोला करते थे। रूबिका लियाकत ने ये बात उठाई है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले 10 सालों में रूबिका लियाकत अपना कोई एक शो उठाकर जनता के सामने रख दे कि ये जनहित के मुद्दे पर मैंने सवाल पूछा है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिली और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। चुनाव जोरों पर है और नारे भी खूब जोर शोर के चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नारा मशहूर हुआ, सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई वो है अब की बार 400 पार। हालांकि नारों का क्या है, नारे तो दे दिए जाते हैं, लेकिन नारों की जो हकीकत है उस पर हम बात करेंगे। इस समय हमारे साथ हैं नीरज जी, पंकज जी, हमारे साथ राघव हैं। आज बात होगी जो तमाम एग्जिट पोल्स चल रहे हैं, उन एग्जिट पोल्स की हम पोल खोलेंगे कि कितनी हकीकत है उनमें, क्योंकि आपको अलग अलग चैनलों पे एक से एक राजनीतिक पंडित दिखाई दे रहे होंगे जो कि अपनी पसंदीदा पार्टी को 80-85 एक स्टेट में पता नहीं कैसे पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये हम जानेंगे, जो कि आप देख सकते हैं राघव है। आपको पता है कि राघव उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटों पर गए। हमारे साथ नीरज जी हैं जो कि कवरेज लगातार करते रहे हरियाणा से। हमारे साथ पंकज सर भी हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से अभी धरातल पर स्थिति क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे पंकज जी से। सबसे पहले नीरज जी, हम आपके पास आते हैं। इस समय हरियाणा, क्योंकि आपने सीट काफी अच्छे से कवर की, और हम जो वीडियोस देख रहे थे वहां पे नाराजगी बहुत दिख रही थी। कई वीडियोस ऐसे भी आए जिसमें किसान जो थे वो भाजपा के नेताओं को भगा रहे थे। ऐसे में ये जो दावा है कि हम तो 400 पार कर ही रहे हैं, वो हो कैसे रहा है? अगर एक स्टेट की अगर हम बात करें वहां पर ही इतनी नाराजगी मिल रही है देखने को। देखिए, हरियाणा को समझने के लिए ना एक चीज़ समझना होगा कि हरियाणा में समृद्धि बहुत है और वहाँ पर लोग बहुत जल्दी भक्ति या गुलामी नहीं करते हैं किसी की। हरियाणा का इतिहास ऐसा रहा है, हरियाणा के लोग बड़े हाजिर जवाब होते हैं और वो किसी को सेंटते नहीं हैं, अगर मैं उस तरह की भाषा में बात करूँ तो। दूसरी बात, आपने मुद्दों की बात की ही। किसान आंदोलन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं पे छोड़ेगा तो पंजाब और हरियाणा में छोड़ेगा। युवाओं की बात, अग्निवीर जो ये स्कीम लेकर आए वो कहीं पे इम्पैक्ट छोड़ेगा तो हरियाणा में छोड़ेगा, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हरियाणा से है लोगों की। इसके अलावा एक फैमिली आईडी इन लोगों ने बनवाई। फैमिली आईडी के आधार पे परिवार से किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता था। हरियाणा के अंदर ये स्कीम चलाई खट्टर की सरकार ने। अब उस फैमिली आईडी में हो क्या रहा है निवेदिता, मान लीजिए किसी परिवार की इनकम 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन उस अपडेट होता है और अपने आप उसका इनकम 1,80,000, 1,90,000, 2 लाख रुपए दिखा दिया जाता है वार्षिक। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन फैमिली आईडी में जबरदस्त लोचा है। तो आप एक स्कीम लेकर आए, एक फैमिली आईडी लेकर आए जिसके तहत आपको रोजगार देना था, उसमें डिस्क्रिपेंसी है जिसके कारण लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो ये फैमिली आईडी वाला कॉन्सेप्ट था क्या, गरीबों को कंसोलिडेट करने के लिए कि गरीब हमारे साथ जुड़ जाएं। उन्हीं गरीबों के साथ भद्दा मजाक हो रहा है, क्योंकि लगातार मतलब वो करप्शन इस तरीके का है, पता ही नहीं पड़ रहा है। तो इसके कारण भी नाराजगी लोगों के बीच में काफ़ी है। युवा वोटर जो है, हरियाणा का बच्चा, मैं क्योंकि हरियाणा में मैंने ग्रेजुएशन की है, हरियाणा में मैंने स्कूलिंग की है, हरियाणा का बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि किसी खेल में हम देश को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम फौज में जाएंगे। आपने उनकी भावनाएं ही तोड़ दी, आपने उनके सपने ही मार दिए। मैंने रिपोर्ट किया था अग्निपथ स्कीम पे, कुछ युवाओं से बातचीत की। उनका कहना था कि भाई इस पार्क में 200 लोग रहते थे सुबह शाम, लेकिन उस पार्क में एक भी बंदा नहीं मिल रहा है। 10-15 लोग घूम रहे हैं और वो बैट बॉल खेल रहे हैं। मैंने पूछा, बैट बॉल खेल रहे हो यार, आप लोग तो फौज की तैयारी करने वाले लोग हो। कहते बैट बॉल तो हम हाथ भी नहीं लगाते थे, लेकिन जब से अग्निपथ स्कीम आया है तब से क्या करें, टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही है, रनिंग वनिंग करने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए हम बैट बॉल खेल रहे हैं। ये वहाँ के युवाओं का माइंडसेट बना दिया गया है अग्निपथ स्कीम के कारण। किसानों की अगर बात करें तो किसान पूरी तरीके से नाराज़ हैं। क्या कुछ हुआ वो सब लोगों को पता है, और जाट कम्युनिटी काफ़ी है हरियाणा के अंदर। और मैंने कहा समृद्ध लोग हैं तो वो ईगो पे बड़ी जल्दी लेते हैं, और सम्मान की लड़ाई उनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई होती है। कहते हैं हमारे भाई मार दिए इन्होंने। ये हरियाणा के गाँव में आप विजिट करेंगे तो गाँव में हर दूसरा आदमी, बल्कि हर आदमी लगभग ये बात कह देगा कि हमारे भाई इन्होंने दिल्ली में मार दिए, अब हम देखते हैं दिल्ली तक पहुंचते कैसे हैं। तो हरियाणा में किसान, युवा, जो पहलवान बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, या संदीप सिंह मंत्री था उसके ऊपर जो आरोप लगे, महिलाएं, वो सब ये बात कह रही हैं कि इन्होंने हमारा किया क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब वो तमाम नारे जो है ना, वो पूरी तरीके से चीख चीख के ये बयान कर रहे हैं कि सब कुछ फेल है।
तो हरियाणा में भयंकर लहर चल रही है। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। जमीन के जो हालात हैं, बीते कुछ चुनावों में जो भी परिणाम हुआ है उसके आधार पर मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा कौन क्या जीत रहा है, लेकिन जमीन के हालात को अगर देखा जाए, लोगों की भावनाएं अगर पढ़ी जाए, लोग जो बात कह रहे हैं उसको समझा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर 8-9 सीट भी इंडिया अलायंस जीत जाए। लेकिन मैं इसमें कुछ सीट्स आपको बता दूं, जैसे सिरसा की सीट है जहां अशोक तंवर एनडीए के उम्मीदवार हैं, कुमारी शैलजा इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार हैं। वो बड़ी आसान सीट है कुमारी शैलजा के लिए, वो आराम से जीत रही हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के प्रति बड़ा अनुराग है, बड़ा समर्थन है, बड़ी लोकप्रियता है दीपेंद्र की। दीपेंद्र के लिए वो सीट बड़ा आसान है। दिव्यांशु बुद्धिराजा करनाल से लड़ रहे हैं खट्टर के खिलाफ। उनकी मतलब उनके जर्नी की जीत आप इसी चीज़ में मान सकते हैं कि खट्टर ने यह सोचा था कि पूरे हरियाणा को वो कंसोलिडेट करेंगे, पूरे हरियाणा में सभाएं करेंगे। खट्टर को करनाल से निकलने ही नहीं दिया दिव्यांशु बुद्धिराजा ने। युवा है, पंजाबी बैकग्राउंड से बुद्धिराजा भी आते हैं, पंजाबी बैकग्राउंड से खट्टर भी आते हैं, तो वो एक वोट तो कट गया आपका। और दिव्यांशु क्योंकि युवा हैं, युवाओं के खिलाफ बीजेपी को लेकर एक रोष है युवाओं के मन में, तो इसका भी फायदा दिव्यांशु को। दिव्यांशु बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत में पिछली बार हुड्डा हारे थे। सोनीपत 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, जींद और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट और जींद डिस्ट्रिक्ट आता है। तो जींद डिस्ट्रिक्ट में जो 3 विधानसभाएं, वहां से ट्रेल कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार। इस बार सतपाल ब्रह्मचारी वहां से कैंडिडेट हैं। सतपाल ब्रह्मचारी का जो नेटिव प्लेस है वो जींद ही है, तो वहां से उनके प्रति एक आकर्षण है। तो वो ट्रेल तो छोड़ दीजिए, वहां से वो लीड लेके आएंगे। सोनीपत वाला एरिया जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसमें पकड़ मजबूत है। तो ये जो सोनीपत पूरा लोकसभा बनता है, ये भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है सतपाल ब्रह्मचारी, उसके पक्ष में दिखाई देता है। फरीदाबाद की बात अगर करें तो महेंद्र प्रताप जो है वो भी ठीक चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे गुड़गांव की बात ऐसी लगती है, राजबब्बर जहां से लड़ रहे हैं, क्योंकि सोना वाला इलाका भी उसमें आता है और नूह दंगे हमने देखे, तो पोलराइजेशन किस हद तक होता है उस एरिया में वो देखने वाली बात होगी। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार फाइट हरियाणा के अंदर है और इस फाइट में बहुत ज्यादा आगे इंडिया अलायंस दिख रही है। जैसा कि नीरज जी ने कहा कि हम यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम न्यूज़ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि हमने जो धरातल पे माहौल देखा है, और जैसा कि आपने सुना एक के बाद एक लाइन से अलग अलग जगहों की बात नीरज जी ने बताई है, उससे आपको पता चल गया होगा कि ये चर्चा जो है यहाँ पे बात होगी किस मुद्दे का कितना असर हो रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे बन पाए। अब हम राघव के पास आएंगे। बात हो रही थी एग्जिट पोल्स की। राघव, आपके साथ जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो भी एक एग्जिट पोल है कि ये डर है भाई कि खबर नहीं बाहर आनी चाहिए, इस लड़के ने खबर कर दी है कि हम लोग तो पैसे देकर के लोगों को बुला रहे हैं। ऐसे में लगातार देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि किंग मेकर स्टेट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन वहाँ पे क्षत्रियों की भी नाराजगी देखने को मिली थी भारतीय जनता पार्टी से। और कई मुद्दे हैं, ना केवल हरियाणा बल्कि अग्निपथ जो योजना है वो मुद्दा उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। आपको क्या नजर आया? क्योंकि अयोध्या और राम मंदिर की वजह से कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में दिक्कत नहीं होगी, पर दिक्कत तो दिख रही है वहाँ पे। दिक्कत इसलिए भी दिख रही है निवेदिता कि अमित शाह की रैली में अगर लोगों को पैसे दे करके लाना पड़ रहा है, जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, तो आप ये समझिए कि जो स्थिति 2014 और 2019 में थी वो 24 में नहीं बनती दिख रही है। और उसके पीछे एक लंबी वजह है। वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में, जैसा नीरज जी कह रहे थे, हरियाणा यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी है, 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में एक आबादी स्टैंड करती है। वहाँ पर रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। लखनऊ 6 से 7 बार इस चीज़ का गवाह रहा है कि छात्रों पर लाठी चलाई गई हैं, वो वहाँ से मारे गए हैं, पीटे गए हैं, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है उनको। क्यों मारा गया? क्योंकि वो छात्र सिर्फ ये पूछने गए थे कि सर हम एक परीक्षा की तैयारी 4 साल से कर रहे हैं, उसकी उम्र निकलने वाली है और आखिरी मेरा मौका था और इस मौके पर ये पेपर लीक हो गया, तो अब उसके पास ऑप्शन खत्म है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर तो बनवा ले रही है, भागवत कथाएं भी करवा ले रही है, लेकिन इसके लिए पुजारी को चुना जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव किस लिए होता है? कि वो व्यवस्थाओं पर ध्यान दे, वो लोगों को रोजगार दे पाए। तो रोजगार के मसले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यूपी में फेल रही है और देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी स्टेट में है तो यूपी में है। तो वो एक बड़ा थ्रोबैक आएगा भारतीय जनता पार्टी के पास। दूसरा, अगर हम मोटे तौर पे देखें तो किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में उतना नहीं दिखता है, लेकिन यूरिया की बोरी से जो कम हुई है खाद, वो लोगों के दिमाग में एक मैसेज पहुंचाया गया है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खुद के तमाम वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि आएंगे तो 50 रुपये में डीजल, 60 रुपये में पेट्रोल, 60 रुपये में डीजल, 50 रुपये में पेट्रोल। वो 70 तक जाते थे, लेकिन अब उस पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अग्निवीर एक बहुत बड़ा मसला है। मसला इसलिए क्योंकि सेना में जाना एक तरीके का सम्मान था कि आदमी सेना में चला गया है तो अब इसका घर संवर जाएगा।
वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि 4 साल बाद घर नहीं संवरेगा, ये वापस आएगा, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो इन सब माइंडसेट की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लैग कर रही है। और मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि वो तमाम सर्वे जो 2014 और 19 में कह रहे थे कि गठबंधन कहीं फाइट में नहीं है और 300 सीट तो बीजेपी की यूं ही आ रही हैं, अब उसमें से एक्सेस माई मीडिया कह रहा है कि देश बहुत ही शार्प टच मोड पे खड़ा है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। और ये प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं जिन्होंने 2019 में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट मिल रहा है। उसके बाद सी वोटर कह रहा है कि यूपी में कम से कम 25 से 30 सीट तो हर हाल में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वो सी वोटर जो कह रहा था कि 80 में से हो सकता है 5 सीट ही मिले 2019 में, वो कह रहा है कि 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 25 पर क्रॉस फाइट है, यानी मामला कांटे का है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये तो आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश जो किंग मेकर है वो इस बार किंग को इतना परेशान कर दिया है कि किंग खुद आके कह रहे हैं कि अरे आपकी एक भैंस ले जाएंगे, आपके घर से आके आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। बिहार जा रहे हैं किंग तो मुजरा कह रहे हैं। तो वो जो किंग थे, किंग से अब वो दरबारी वाली सिचुएशन में आ गए। उनकी भाषा में वो गिरावट देख रहे हैं आप, उनकी बौखलाहट आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेहरू जी ने तब मुसलमानों को आरक्षण दे दिया था, उसकी चर्चा की थी। तो नेहरू जी तो अब नहीं है ना, आप 10 साल रहे, आपने क्या किया, पब्लिक ये जानना चाह रही। तो वो सब बातें बताने में वो फेल होते रहे हैं। और सबसे लास्ट एस्पेक्ट है संजय कुमार जो CSDS के हैं, वो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा तो बस एक हवा थी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ प्रॉब्लम होगी, महाराष्ट्र में भी बहुत टफ फाइट है बीजेपी के लिए। एक नैरेटिव बना है निवेदिता और बहुत साफ बना है कि बीजेपी ने जिस पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है उसको खत्म कर दिया है। तो अगर बीजेपी 250 भी ले आई और किसी भी पार्टी के पास ये अवसर रहा कि इनको छोड़ दें, इनकी सरकार ना बने, तो हर पार्टी ये चाहेगी कि इस बार भाजपा रुक जाए, क्योंकि सबका सर्वाइवल खतरे में। मोदी जी खुद जाके कहे हैं कि तेजस्वी जेल में जाने वाले हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि जेल में कौन जाएगा ये तय कौन कर रहा है, ये मोदी जी तय कर रहे हैं। केजरीवाल के लिए भी उनका यही स्टेटमेंट था आज से 3-4 महीने पहले और उन्होंने वो कर दिया। तो अब ये तो इस देश में समझ में आ गया है कि लोकतंत्र जो आदमी के हाथों में हमने दिया था, वो आदमी लोकतंत्र के हर हिस्से को अपनी तरह से चला रहा है। उसमें ना चुनाव आयोग की भागीदारी पूरी तरह से है, ना ईडी की है, ना CBI की है। जब ये सब कुछ मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि मोदी जी देश की तमाम संस्थाओं के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी अगर सर्वे में 240 स्टैंड कर रहे हैं तो जमीन पर मुझे लगता है हालात और खराब होंगे। लेकिन मोटे मोटे हिसाब में अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो यूपी में भाजपा 40 से 55, उसके ऊपर की जो सीटें हैं वो सारी गठबंधन के पास जाने वाली हैं। और इसमें से कुछ सीटें तो गठबंधन लगभग जीत ही चुका है, जिसमें से अपराय बरेली ले लीजिए, अमेठी में भी बहुत क्रॉस फाइट है लेकिन कांग्रेस मजबूत दिख रही है। इसके बाद अगर आप पहुंचेंगे तो अयोध्या पे भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। इसके बाद आप पहुंच जाइए तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, वहाँ बड़ी कुर्मी आबादी है, वहाँ अनुप्रिया पटेल लैग कर रही हैं क्योंकि वो पिछले 5 साल में शायद 7 या 8 बार ही मिर्ज़ापुर गई हैं और वो भी सर्किट हाउस जाती हैं, उसके बाहर कहीं नहीं जाती हैं। इसके बाद आप वहाँ से निकलिए, सोनभद्र से आप प्रतापगढ़ पहुँचिए, प्रतापगढ़ और फूलपुर पहुँचिए, वहाँ भी यही हालात हैं। तो कुल मिला के 5-6 सीटें तो ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन जीत चुका है। अब मोटा मोटा हिसाब ये है कि भाजपा कितनी सीटें बचा पाएगी। नहीं, बिल्कुल। और ये बात उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य के बारे में भी इस समय नजर आ रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे बहुत मुश्किल में है एनडीए गठबंधन, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के लिए, नीतीश कुमार के लिए सर वहाँ बहुत नाराजगी है। वहाँ पे जब बिहार में मैं जब गई थी, वहाँ पे लोगों से बात की, उनमें से कोई भी ये मानने के लिए ही नहीं तैयार था कि नीतीश कुमार फाइट में भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना उनकी फोटो लगा रहे हैं अपनी रैलियों में, ना ही उनकी पार्टी, अपनी पार्टी का नाम लिख रहे हैं, कहीं भी केवल और केवल भाजपा और नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनाव इस समय जदयू के लोग लड़ रहे हैं और इसका नुकसान भाजपा को बिहार में होते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन सर इन सारी बातों में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात राघव ने कही कि जो उत्तर प्रदेश में इस समय जो हालात हैं और जो इन्होंने सारी रिपोर्ट पढ़ के हमें बताई, कहा जा सकता है ये कि जिन राज्यों को लेकर के सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट भाजपा रही है वो उत्तर प्रदेश है। और अभी जब राम मंदिर के निर्माण और बाद में इनॉग्रेशन सारी चीज़ें हुई, उस समय भी ये हो रहा था कि अब तो सारी सीटें इनकी पक्की हैं। लेकिन चुनाव जब आखिरी फेज में आ गया है, भाषा बदल गई है, खुद न्यूज़ चैनलों की भाषा बदल गई है, जो कि हमेशा कहते थे नहीं नहीं मोदी जी ने कहा, सही कहा है, लेकिन अब वो भी इसमें डवाडोल नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है इस समय सर? अगर एक लाइन में कहूँ तो उत्तर प्रदेश अगर मोदी जी के लिए वाटरलू साबित हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वाटरलू आप जानते हैं फ्रांस का एक महान सेना नायक
जो नेपोलियन था उस वाटरलू के युद्ध में वो ऐसा हारा कि उसके बाद उसकी पूरी सत्ता, उसका जो वैभव है वो समाप्त हो गया। तो उत्तर प्रदेश ब्रांड मोदी को नष्ट करने का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा है। देखिए, हमें साफ ये जो मैं खुद अभी 10-12 दिन रहकर आया हूँ उत्तर प्रदेश में, और बहुत साफ ये नज़र आ रहा है कि जिसको हिंदुत्व का पूरा गोलबंदी कही जाती थी वो दरअसल नॉन यादव पिछड़ों और नॉन जाटव दलितों की गोलबंदी थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में भागीदारी देकर एक तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। वो हिंदुत्व की गोलबंदी उस तरह से नहीं थी। ऐसा नहीं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे वो किसी सांप्रदायिक एजेंडे के तहत गए थे। जब हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हम देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ ऐसा लगता है कि लोगों को लगा कि अब तो साहब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों लगा? हमें इसलिए लगा कि हमें कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। टीवी खोलो तो मोदी जी, अखबार खोलो तो मोदी जी, बिलबोर्ड्स की ओर देखो अखबार सड़क पर तो मोदी जी, यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय की ओर अगर आप कदम बढ़ाओ तो मोदी जी। तो अगर हम जब दृष्टि की बात करते हैं हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ क्या है कि दृष्टि और दृश्य में एक खास तरह का एक खास तरह की उसमें एक रासायनिक स्थिति है कि हमारी आँख जो हमें दिखाया जा रहा है हम वही देख रहे हैं। लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो परेशानियां हैं, उसके लिए कोई अवकाश ही नहीं था, न अखबारों में न टेलीविज़न चैनलों में। लेकिन ये गुस्सा था अंदर। जैसे अभी राघव ने बताया कि बेरोजगारी को लेकर नौजवानों में बेइंतहा गुस्सा है, महंगाई को लेकर बेइंतहा गुस्सा है। जो किसान हैं वो अपने यूरिया के अलावा जो आवारा पशुओं से परेशानी है उसको लेकर बेइंतहा गुस्सा है। और जो 5 किलो राशन है वो अब लोगों के लिए अपमानजनक हो गया है, क्योंकि एक तो बहुत ही उसमें मिलावट और बहुत ही ख़राब है, दूसरा उन्हें समझ में आ गया कि 5 किलो राशन देकर हमसे हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारा भविष्य छीन लिया जा रहा है। तो ये 5 किलो वाली जो बात है, और जिस भाषा में प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5 किलो राशन सबको दिया जा रहा है, पुण्य मिलेगा, और उन्हें भगवान का अवतार भी घोषित करने की कोशिश हो रही, तो ये सब लोगों को अब अच्छा लग नहीं रहा है। बहुत एक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और आप जानते हैं कि जो मार्केटिंग के एक सिद्धांत में ये भी है कि अगर किसी चीज़ को आप एक्सेस कर दें, ज़रूरत से ज़्यादा कर दें, तो उसके प्रति एक अरुचि पैदा हो जाती है। तो ख़ास तरह की ब्रांड मोदी के प्रति एक अरुचि पैदा हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा था उस पर कोई ये खरा नहीं उतरे हैं। 10 साल के शासन में अब लोग देख रहे हैं कि आपने 10 साल पहले जब कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो भाई सिलेंडर तो 400 का 1100 का हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 100 के करीब हो गया, और जो किसानों की लीगल गारंटी की बात थी, उनकी MSP की वो नहीं हुई जो आपका वादा था 2014 में। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो ले दे के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी बहुत परेशानियों में है। और इधर दूसरी तरफ ख़ास तौर पर राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जो न्याय की बात कही, बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आएंगे तो नौकरियां आपको ये देंगे, इतने करोड़ देंगे। उन्होंने कहा सीधे अप्रेंटिसशिप सबको मिलेगी, 1 लाख रुपया मिलेगा, ये पहली नौकरी आपको मिलेगी। और जो अप्रेंटिसशिप वाली योजना है कि अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आपको अप्रेंटिसशिप तुरंत मिलेगी, 1 लाख रुपया साल में मिलेगा। दूसरा, हर महिला को, जो गरीब घर की महिला है, एक महिला, उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। सीधे उन्होंने बातें कही हैं। मनरेगा जो 250 है वो 400 रुपये हो जाएगा। तो जो उनकी घोषणा है, या जो 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की बात है, या किसानों की लीगल गारंटी की बात है, तो ये सब सीधे नीचे तक उतर गया है। और दूसरा, जो संविधान बचाने वाला प्रश्न है, उसने दलितों के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का एक आंदोलन रहा है लंबे समय तक, और उसमें एक मिशन वाली भावना थी, और संविधान, डॉक्टर अंबेडकर, ये सब जो शब्द हैं वो उनके लिए बड़े इमोशनल एक महत्व रखते हैं। तो जब संविधान की बात आई तो बहुत बड़ी तादाद में दलितों ने भी इस बार, जब वो देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी उस तरह से लड़ती नहीं नज़र आ रही है, जो भी वजह रही हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, तो फिर उन्होंने शिफ्ट किया है गठबंधन प्रत्याशियों की ओर। और इसी का नतीजा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में खास तरह की गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ हमें नज़र आती है। अब आप इसके अगर आंकड़े देखें, पहले तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अभी एग्जिट पोल पे शायद रोक है, मेरा ख्याल है वो 1 जून को आएंगे, तो एग्जिट पोल जैसी चीज़ तो अभी कोई हो नहीं सकती है। लेकिन 3 बड़े लोग जो इसको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं।
सीएसडीएस के संजय कुमार जो पहले बहुत आसानी से कहते थे, लगातार कहते थे कि मोदी सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी 272 यानी बहुमत के आंकड़े के इर्द गिर्द रहेगी, कुछ कम या कुछ ज़्यादा। तो वो बहुत टोन डाउन हुए हैं। जो प्रशांत किशोर हैं वो भी जो ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन एक बात साफ कह रहे हैं कि जो मोदी का आकर्षण था वो बहुत कम हुआ है। तो मोदी के प्रति एक इनकम्बेंसी नज़र आ रही है, लोगों में उस तरह का उत्साह मोदी जी को लेकर नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की अपील भी कम हुई है, मोदी जी की अपनी अपील कम हुई है। हालांकि वे मानते हैं कि सरकार बन जाएगी, और जिस तरीके से उनके चैनलों में लगातार अभी इंटरव्यूज़ आए हैं उस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। और फिर हमारे ये योगेंद्र यादव जी हैं, वो भी सड़कों पर घूमे हैं, और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, एनडीए भी अपनी तरफ से अभी का जो एनडीए है वो मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो अगर हम ये तीन लोग जो बड़े एक तरह से साइकोलॉजिस्ट एक ज़माने में रहे, अब चाहे ना हो, ख़ासतौर पर प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन संजय कुमार तो हैं सीएसडीएस में, और उन्होंने ये सब सर्वे वगैरह कराए भी हैं। लेकिन इतना साफ है कि सब लोग एक स्वर में मान रहे हैं कि ब्रांड मोदी नष्ट हो गया है या नष्ट हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह बहुमत पाने की ओर बढ़ रही है। ये तब वो बोल रहे हैं जब हमारे सामने सब तरफ अभी भी मोदी जी का चेहरा, अखबार, टेलीविज़न, जहां आप देखें वो हमें नज़र आ रहा है। सारी संस्थाएं उनके लिए काम कर रही हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग का रोल है उसके बारे में तो कुछ कहना भी मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत संकट में ऐसे फंसी हुई है कि वो छटपटा रही है। और जो भाषा हो गई है, जो कभी मोदी जी ने अभी बात हुई भी कि वो मुगल मछली से लेकर मंगलसूत्र से होते हुए अब मुजरा देखने दिखाने तक पहुंच गए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि उस पद पर बैठा व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री है वो किस तरह से बौखलाया हुआ है। और जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताता है कि उनके अंदर एक बड़ी हताशा है। और ये सही है कि विपक्ष के पास पैसा नहीं है, विपक्ष के पास मशीनरी नहीं है, लेकिन जनता का जो गुस्सा है वो इकट्ठा होकर, वो क्रोध जो है एक प्रचंड वेग के रूप में सामने आ रहा है, और ये विपक्ष की ताकत बन गया है। तो इसलिए अब हम सिर्फ इतना भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने आप सरकार नहीं बनाने जा रही है, और एनडीए के लिए भी सरकार बनाना मुश्किल होगा। इंडिया गठबंधन के लिए भी संभावनाएं उतनी ही हैं जितना हम एनडीए के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी चर्चा जो है चल रही है, इस बीच में एक और फैक्टर को हमें ध्यान देना होगा, और वो है इलेक्शन कमीशन। सर, इस पे हम आप तीनों ही लोगों से छोटी छोटी टिप्पणियां ही चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है, इस समय बहुत आरोप लग रहे हैं कि इन्हें पूरा मैनिपुलेट किया गया है, ये तो पूरा सरकार की तरफ से, एक पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, चाहे बयानबाजी पे कुछ ना बोलना, कोई कार्रवाई ना करना, जगह जगह ऐसे पोस्टर्स लगे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईवीएम को लेकर के भले ही लोग मजाक उड़ाते हो कि अरे हार जाते हैं तो रोने लगते हैं, ईवीएम तब नहीं, ईवीएम खराब था जब खुद जीते थे, लेकिन ये भी तो देखने को मिल रहा है कि ट्रकों में भर भर के बीजेपी कार्यकर्ता जो है ईवीएम लेके जा रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं होता है तो वो ईवीएम को ले क्यों रहे हैं? तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इसमें बायस्ड रोल एक अपना प्ले कर रहा है, उसका असर भी चुनावों पे होगा? बिल्कुल ही होगा। मैं एक बात ब्रांड मोदी की हो रही थी, मैं बड़े संक्षिप्त में उसके बारे में बात कर लूं। ब्रांड मोदी की हालत यह है कि सोनीपत के अंदर मोदी जी की रैली होती है 17 या 18 तारीख तक। तब तक जो फाइट है वो 50-50 का रहता है, या लगा ले कि 5 सीटों पे इंडिया अलायंस आगे चल रही है तो 5 पे बीजेपी भी आगे थी, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मोदी की रैली के बाद अगर वो 5 पे इंडिया अलायंस आगे थी तो वो 7 पे आगे हो गई। तो मोदी की रैली अब भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित हो रही हैं। वो उनके वोट शेयर को भी कम कर रही हैं, लोगों के मन में जो आकर्षण है उसको भी खत्म कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो राघव और पंकज जी दोनों लोगों ने बड़े तफसील से बात की भी। मोदी आते हैं हरियाणा के अंदर, वो धारा 370 की बात करते हैं। मोदी कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान का मैनिफेस्टो है। मोदी कहते हैं कि आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, किसी और को दे देगी, कांग्रेस छीन लेगी। ये सारी बात मोदी करके जाते हैं। हरियाणा वो जमीन है जहां किसानों के मुद्दे हैं, जहां युवाओं के सपने हैं, जहां बेटियों की इज्जत का सवाल है। मोदी उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो लोगों को दिखने लगता है यार, हम जिसको मजबूत 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 आदमी कहते रहे, जो अपने आप को सबसे मजबूत नेता कह के पोर्ट्रे करता रहा, जो मगरमच्छ ले आता था फिर मगरमच्छ को छोड़ के भी आ जाता था, इतना मजबूत आदमी सही सवालों पे, सच्चे सवालों पे भाग क्यों रहा है? तो मोदी अब घातक साबित हो रहे हैं जी इलेक्शन। इस पे मेरा इसी पे एक सवाल है जो आप बात कह रहे हैं कि देखिए,
पंकज सर ने भी कहा, राघव भी जो बता रहे हैं, जो हमने भी देखा है कि सही बात है, ब्रांड मोदी जो है, जो मोदी लहर की बात है, वो कमजोर तो हो ही गई है, गायब ही होते हुए नजर आ रही है। लेकिन पिछले जो 2 चुनाव रहे हैं, मोदी लहर के नाम पे भर भर के इन्हें वोट मिलता रहा, तो अगर वो लहर खत्म हो गई है, वो ब्रांड इमेज खत्म हो गई है, तो फिर भी कैसे आखिर फाइटिंग चांस मिल पा रहा है एनडीए को? किसके नाम पे वोट कर रहे हैं? चुनाव आयोग का आपने सवाल पूछा था ना, बस आपके उस सवाल के कारण ही फाइटिंग चांस मिल पा रहा है। हेमंत अभी एक वीडियो कर रहे हैं हमारी टीम से, मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा वो वीडियो जरूर देखें। इलेक्शन कमीशन जो डाटा वोटर टर्नआउट का दे रहा है, वो प्रतिशत लगातार बढ़ क्यों जाता है? आप एक बार में क्यों नहीं देख सकते? अरे भाई, आप सब, मैं दर्शकों से भी कहूंगा, आप सबके घरों में आसपास पड़ोस में किसी के पास सरकारी नौकरी होगी, उन सब लोगों की ड्यूटीज लगती हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या प्रोसेस होता है। वोटर्स डायरी होती है जिसमें आप सब कुछ मेंशन करते हैं, सबको लिखते हैं कि भाई ये वोटर कार्ड वाला नंबर वाला आदमी आया था और इसने वोट डाल दिया, वोट डल जाता है तो टिक मार्क लग जाता है। हर बूथ पे ये प्रैक्टिस की जाती है ना, हर बूथ पे ये प्रैक्टिस की जाती है। हर बूथ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो अधिकारी होता है, उसको लिखना पड़ता है, समरी शीट बनानी पड़ती है। बेचारों की हालत खराब रहती है, तो वो शीट जब बन रही है तो कंसोलिडेट क्यों नहीं कर सकते आप? और क्यों नहीं एक नंबर आप कोट कर सकते हैं? क्यों नहीं एक नंबर आप दे सकते हैं? लेकिन नहीं, 6 बजे का आपका अपडेट अलग होगा, 7 बजे का अपडेट अलग होगा, रात के 10 बजे अपडेट और बदल जाता है, सुबह 6:25 पे कहते हैं कि नहीं और गलती हो गई, 2% और बढ़ गया। खेल है 2%, 1 करोड़ 1.5 करोड़ वोट खेल होता है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे निवेदिता 100 सीटों पर, तो लगभग 1 लाख वोट आता है हर सीट पे। तो जो स्थिति है, मतलब मैं, ये बड़ा बचकाना एक आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन बड़ा जरूरी आर्गुमेंट है कि जो स्थिति है कि 200 से 220 सीट के आसपास मजबूत दिख रही हो अगर एनडीए, और 100 सीटों पे इस तरह का कोई खेल हो जाए, वोटर टर्नआउट वाला आरोप तो ये है ही ना। राजू पारुलेकर जैसे पत्रकार और कई वकील लोग लगातार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इस वक्त इस पे अभी सुनवाई नहीं हो सकती है। तो ये स्थितियां तो ऑब्वियसली हैं, और इसी कारण से एक संशय मन में रहता है कि भाई शायद चुनाव जैसा दिख रहा है जमीन पे, परिणामों में वैसा अनुदित ना हो। यह संशय इसी कारण से है क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बहुत ही खराब भूमिका है। और इसमें आपने जो बोला कि बायस्ड अप्रोच जो केंद्रीय चुनाव आयोग का दिख रहा है, ये आज से नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत पहले से दिख रहा है। बायस्ड की इंतहा इस हद तक, या इंटेंसिटी इस हद तक इसलिए बढ़ गई है क्योंकि तमाम लोगों को पता चल चुका है कि ब्रांड मोदी जो है वो खत्म हो चुका है, लोगों के बीच में कोई आकर्षण है नहीं। आपका वोटर सेगमेंट महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, युवा होते हैं, इन तीनों सेगमेंट के साथ आपने धोखा किया है। और मैं धोखा वर्ड ही कहूंगा। युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा आप करते हैं, उनके सपनों की हत्या कर देते हैं। पेपर लीक की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो बहुत कारगर इशू है। अग्निवीर योजना की बात मैं हरियाणा से कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण इशू है। किसानी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग अन्न उगाते हैं, उनको आप 700 किसान शहीद हो जाते हैं दिल्ली बॉर्डर पे। तो केंद्रीय चुनाव आयोग को भी दिख रहा होगा, बल्कि केंद्रीय चुनाव आयोग को छोड़िए, बीजेपी को यह समझ में आ रहा है कि ब्रांड मोदी तो खत्म हो गया है, क्योंकि अब तो 10 साल के जवाब मांगे जा रहे हैं कि भैया क्या काम किया है। तो जब उन कामों का जवाब आपके पास नहीं है, तो आप येन केन प्रकारेण चाहे अपने आप को अवतार साबित कर दें, चाहे चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लें, चाहे प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तियों के इंटरव्यू धड़ाधड़ आप करवाएं, क्योंकि अब आपके इंटरव्यू में और आपके भाषणों में वो दम नहीं रह गया। या फिर एक बहुत बड़े पूर्व संपादक हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, चाहे उनके धड़ाधड़ इंटरव्यू आपको करवाने पड़े। तो ये इंटरव्यूज की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं अपना काम उस ईमानदारी से शायद नहीं कर रही। अगर राघव खेला होना हो तो यूपी से बढ़िया जगह तो कोई है नहीं, क्योंकि बीजेपी तो बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। तो ऐसे में क्या आपको नजर आया कि खेला हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? मैं निवेदिता 2022 के विधानसभा चुनाव से एक एग्जाम्पल उठा के आपको बताऊंगा। इस देश में पहले ऐसा माहौल था कि हम जाते थे, मतदान करके आते थे, अपने घर में आके बैठते थे और रिजल्ट का इंतजार करते थे। अब स्थिति अलग है, हम जाते हैं, मतदान करते हैं, फिर रात भर जाग के ईवीएम की तकाई भी हम करते हैं। तो अगर तकाई हम कर रहे हैं तो केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग कर क्या रहा है? अगर हमारे अंदर ये फियर आ जाता है नीरज जी कि हमारा वोट सुरक्षित नहीं है और रात भर हमें बैठ के उसको ताकना पड़ेगा, तो इसमें 3 लोग हारते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग हारता है, लोकतंत्र हारता है, और वो सरकार जो सत्ता में है वो भी हारती है, पहले ही हार गई चुनाव से। तो ये फियर लोगों के मन में 2022 में गया, वो अभी दिख रहा है। और दूसरा, प्रधानमंत्री लगातार मंच से बोल रहे हैं कि वो अपने वोट बैंक के पास जाके मुजरा करें, आपकी संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और अगर इंडिया की सरकार आई तो ये राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे। ये सब धार्मिक बयान नहीं है, ये चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा। राहुल ने भी तो चमची कह के पत्रकार को बुलाया।
लेकिन उसमें धर्म नहीं ना। केंद्रीय चुनाव आयोग का पूरा एक लिस्ट आती है कि आपको इन मसलों पर नहीं बोलना है। जैसे भाषा की बात है जो साफ लिखा है। अभी मैं भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि किस तरह से धार्मिक आधार पे आप वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन वो तो इसी नाम पे वोट मांग रहे हैं कि मैंने कहा था मंदिर बनाऊंगा, बना के दिया। अमित शाह तो ये तक बोल के आए कि ये चुनाव जितवा दीजिए, सबको ले जाके दर्शन कराऊंगा अयोध्या के। ये चुनाव आयोग अगर इस पर कार्यवाही नहीं कर सकता है तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव आयोग सच में कठपुतली है सिस्टम की और उसी तरह से काम कर रहा है। उससे ज़्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका भरोसा चुनाव आयोग से उठ जाए, न्यायपालिका से उठ जाए और पुलिस से उठ जाए तो फिर फैसला आप खुद करने लगेंगे और उसी स्थिति को गृहयुद्ध कहा जाता है। तो आप धीरे धीरे करके सारी सरकारी संस्थाओं की अहमियत इतनी खराब, जब ब्रांड मोदी खत्म होगा तो केवल ब्रांड मोदी नहीं खत्म होगा, इस देश की तमाम वो सरकारी संस्थाएं जिन पर हमारा भरोसा था वो सब जब खत्म हो चुका होगा तभी ब्रांड। लास्ट सवाल है, ये जो बात राघव कह रहे थे उसी से मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह से एक पार्टी की बी पार्टी की तरह काम कर रहा है तो क्या जनता विकल्पहीन है? क्या हम निराश हो जाएं ये मान करके? क्योंकि अगर देखिए, अगर जीतना ऐसे ही है तो फिर आगे भी चुनावों का मतलब क्या है? क्या हम विकल्पहीन हो चुके हैं? नहीं, जनता कभी विकल्पहीन नहीं होती है। जनता विकल्पों की तलाश में नए रास्ते पर चलती है और कई बार वो किसी देश में, जैसा अभी इन्होंने कहा है कि अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर स्थितियां, गृहयुद्ध ऐसे थोड़ी होता है ना। वो इतिहास का एक सच है। 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई, सरकार बनी, लेकिन 1860 में वहाँ गृहयुद्ध हुआ। यानी आप सोचिए कि 60 साल वो और 24 साल, 84 साल बाद गृहयुद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ ब्लैक और जो अश्वेत और श्वेत के अधिकारों का प्रश्न था। तो अभी तो हमारे 84 साल हुए नहीं है। तो अगर अमेरिका जो आज कहा जाता है एक बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, उसकी अगर हम विकास यात्रा देखें तो अभी तो हम बहुत शुरुआत में हैं। अगर हमारे जिस तरह से पुरखों ने, खास तौर पर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, संविधान सभा बनाई और संविधान सभा की बहसों से एक ऐसा संविधान बनाया जिसके योग्य हमें बनना था, हम शायद उसके योग्य थे नहीं। दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार आई जिसने संविधान सभा के उन संकल्पों पर पूरी तरह से धूल डालने का काम किया और इसलिए संविधान को बदलना और संविधान की जो मान्यताएं हैं उसकी जगह इस देश के प्रधानमंत्री को सेंगोलधारी हो जाना, फिर उसे ईश्वर का अवतार बनाना, जो 2014 में सेवक और 19 में चौकीदार थे, वो अवतार होकर हमारे सामने हैं जिनको वोट न देना पाप है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो 5 किलो राशन दे रहे हैं और पुण्य मिलता है उससे। तो ये स्थिति तो लोकतंत्र की नहीं है। जनता इस सब को देख रही है और अंततः उसे ये फैसला करना है कि वो किस तरह का देश चाहती। हो सकता है कुछ समय के लिए लोग भ्रमित हो जाएं और होते हैं, लेकिन हमेशा लोग भ्रमित रहेंगे। यानी जिस घर में आज भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी हैं वो भी तो देख रहे हैं कि उनके 4 बेरोजगार लड़के दरवाजे पर बैठे हैं और उनकी उम्र निकलती जा रही। जब पेपर लीक होता है तो केवल उस बच्चे का सपना नहीं ध्वस्त होता है, एक पूरा परिवार, उसका भविष्य, उसकी आशाओं पर तुषारापात होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं हमारे सामने। तो एक बहुत बड़े संकट में देश को मोदी जी की नीतियों ने, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन रहा हो, चाहे वो जीएसटी जिस तरह से लागू हुआ, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था लगभग बैठ गई है। हम जिस उत्पादन की बात करते थे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते थे, वैसा कुछ हुआ नहीं, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी नहीं। तो ऐसे में तनाव बढ़ना है और ये तनाव बड़ा विस्फोटक हो सकता है अगर लोगों के गुस्से को आपने चुनाव के जरिए नहीं निकलने दिया। अगर वो देख रहे हैं कि 45 डिग्री में लाखों लाख लोग इस गर्मी में निकलकर विपक्ष के नेताओं को सुन रहे हैं और ऐसी सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीती तो किसी को विश्वास नहीं होगा और ये अविश्वास बड़ा घातक है। और ये अविश्वास पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, चीफ जस्टिस रहेंगे और विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री मिलकर तय करेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त होगा। लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने कानून बनाया जिसमें इसकी ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। उसमें वो रहेंगे, उनका एक सबऑर्डिनेट मंत्री रहेगा और विपक्ष का नेता रहेगा, जिसका मतलब है कि वो उन्हीं का फैसला होगा, सरकार का फैसला होगा। इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की कल्पना इस रूप में थी कि वो सरकार से स्वायत्त होंगी, वो सरकार से सवाल पूछ पाएंगी, सरकार पर नियंत्रण रख पाएंगी। और आपको याद होगा कि टी.एन. शेषन इसी देश में हुए चुनाव आयुक्त अकेले थे और उन्होंने सिर्फ उसी कानून को मजबूती से लागू करके, जो आज भी हैं, इस देश में चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी हद तक एक तरह से निष्पक्ष बना दिया था।
लेकिन आज अगर हर आदमी के मन में चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास है, तो यह अविश्वास भारतीय लोकतंत्र के लिए और ख़ासतौर पर संसदीय गणतंत्र के लिए, एक अहिंसक प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। और इस आग से न खेला जाए उतना ही बेहतर है, मैं तो बस ये कहूँगा। बिल्कुल सही जी। चमची वाली आपने वो मुझे पता का बयान है, तो मैं एक सवाल, बस सवाल तो क्या, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेस्टिट्यूट वर्ड सबसे पहले आया था ना, गोदी मीडिया से भी पहले प्रेस्टिट्यूट बोला करते थे। कौन लोग बोलते थे प्रेस्टिट्यूट? तब किसी को बुरा क्यों नहीं लगा था? रुबिका लियाकत ने ये बात उठाई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 10 सालों में रुबिका लियाकत अपना कोई एक शो उठाकर जनता के सामने रख दे कि ये जनहित के मुद्दे पर मैंने सवाल पूछा है या ये जनहित के मुद्दे पर मैंने काम किया है। नहीं है उनके पास कोई भी शो। मैं बिल्कुल भी राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं उनकी इस भाषा के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये वो पेशा है जिस पेशे में हम सब हैं, और इस पेशे में लोग दिलचस्पी के कारण, इंटरेस्ट के कारण और मन के कारण आते हैं। ये इंजीनियरिंग या डॉक्टरी वाला पेशा नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे आपने कर लिया, मतलब उसमें भी लोग मन के कारण ही जाते हैं, लेकिन ये पेशा तो पूरी तरीके से आपके मन से जुड़ा हुआ पेशा है। इस पेशे के खिलाफ राहुल गांधी ने जो ये चमची वर्ड दिया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन शब्द ऐसे ही नहीं पैदा होते, वैक्यूम में नहीं आया ये चमची शब्द। पप्पू कह कह कर कौन से लोग राहुल गांधी को संबोधित करते थे? तो वो एक्शन का रिएक्शन है, और ये एक्शन को पैदा करने वाले लोग यही रुबिका लियाकत हैं या गोदी मीडिया के वो तमाम एंकर्स हैं जिनके बारे में बहुत बातचीत होती है। राघव अमित शाह की रैली कवर करने गए और राघव को वहां पर पीटा गया। ये राघव की पिटाई केवल कार्यकर्ताओं ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने नहीं की है, उनके तो बस हाथ थे। इशारा इन मीडिया वालों के थ्रू ही मिल रहा है। मैं परसों तरसों सोनीपत में एक चाय की नुक्कड़ पे बैठा हुआ था, वहाँ एक 80 साल के बुजुर्ग थे। मुझे नहीं लगता उन्होंने अपनी जवानी में टीवी वीवी देखा होगा, ठीक है, लेकिन वो आज उस वक्त जब मैं बातचीत कर रहा था और ताऊ कह रहा वोट किसने दे रहे हो के माहौल है, तो वो ताऊ बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू तो मुसलमान था। ये जवाहरलाल नेहरू का मुसलमान होना 80 साल के ताऊ के मुंह में ये शब्द किसने ठूसे हैं? ये इसी मीडिया ने ठूसे हैं। तो इस मीडिया को आप चमची कहें ना कहें ये अलग बात है, लेकिन ये मीडिया लोकतंत्र का जितना भी अपघटन हो रहा है और लोकतंत्र के खिलाफ जितने खतरनाक अंदेशे हमको दिख रहे हैं, मीडिया मेन स्ट्रीम कहा जाने वाला बराबर का भागीदार है सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के। उसने जितना नुकसान किया है उतना नुकसान तो किसी ने नहीं किया। चीज इसमें मैं और जोड़ूंगा, ये जो बात कही, कुछ दिन पहले का शो है जिसमें रुबिका लियाकत कह रही हैं कि आप मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कैसे बोल सकते हैं, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। अब सोचिए, एक पत्रकार की भाषा है। नीरज जी ने जो बात कही एकदम सही बात है कि पिछले 10 साल में कोई भी पत्रकार में मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा नहीं देखता हूं जिसने राहुल गांधी को पप्पू कह के संबोधित ना किया हो। रजत शर्मा ने 2 दिन पहले ये काम किया, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, कविता सुना रहा था वो, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि इस शब्द का समर्थन नहीं है, लेकिन ये शब्द के लिए कुछ सीमाएं तय हैं। कुछ तो आप करके चमची या चमचा बनते होंगे ना, तो अगर आप वो सब कर चुके हैं और फिर आपको कहा जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है कि मैं यूपी में एक जगह कवर कर रहा था, तो आदमी ने पूछा कि आप किस पार्टी से हैं, तो मैंने कहा मैं तो पत्रकार हूं। बोले नहीं, पत्रकारों की तो पार्टी होती है ना, जैसे आज तक है, इंडिया टीवी है, ये सब बीजेपी से हैं, तो आप किस पार्टी से हैं? तो वो आदमी गांव का आदमी है जिसने 10वीं की पढ़ाई नहीं की है। उसको अगर ये बात पता चल गई है कि पत्रकारों की पार्टी होती है, तो फिर अगर चमचा और चमची कहा जा रहा है, तो अगर कहा नहीं जाएगा तो ये स्तर और घटिया तक जाएगा। इसको सुधारा जाएगा, इसी शब्दों से सुधरेगा। मैं जल्दी थोड़ा हम लोगों को करना पड़ेगा खत्म। ये बातचीत है जो इन्होंने कहा कि आप किस पार्टी से है और कह देते हैं वो चैनल वाले वो वाला तो बीजेपी का है, तभी एक कोई जो दूसरा जानकार व्यक्ति होगा वो बैठा होता कहता है अरे ये यूट्यूब वाले, ये कांग्रेस वाले हैं। ठीक है, तो अब इस पे हंसी आ रही है हम लोगों की बातचीत, लेकिन कितना खतरनाक माहौल है। और ये माहौल किसने बनाया है? जिनको चमची कहकर संबोधित किया गया है उन्होंने बनाया है। तो ये एक्शन का रिएक्शन है, ये माहौल और मीडिया का सार बन चुका है। मैं बस बहुत संक्षेप में कहना चाह रहा हूँ, चमची सुनकर रुबिया लियाकत को खुश होना चाहिए, क्योंकि एकदम उनका यही काम है। और चमचा कोई बुरा शब्द नहीं होता, आपको बल्कि सम्मानित किया जाता है। एक नेता खुश होता है कि एक वो है ना कि एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। तो चमचा अगर आप हैं तो उस नेता की नज़र में आपकी अहमियत है। और कांशीराम ने तो चमचा युग किताब लिखा है। तो चमचा शब्द अपने आप में, चमचा या चमची कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है, कोई गाली नहीं है, वो आपके गुणों का बखान है।
तो रुबिया लियाकत खुश हो सकती हैं कि दुनिया ने मान लिया है कि उनके और प्रधानमंत्री जी के बीच में क्या रिश्ता है। वो बहुत स्पष्ट है, आप चमची हैं, आपके काम ऐसे हैं, आप सवाल नहीं करते हैं, आप मोदी जी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती, तो चमचा और क्या होता है। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि बाकियों की तपस्या में क्या कमी रह गई थी कि उन्हें नहीं कहा गया। तो यही तो स्थिति है कि जो अभी जो बात कही कि किस पार्टी के पत्रकार हो, यही मीडिया का सार है इस समय और माहौल का सार है। बाकी अब मोदी जी जो करते हैं ऐतिहासिक करते हैं, तो इसीलिए 2024 का ये चुनाव भी ऐतिहासिक है। आगे भविष्य में जब कभी याद किया जाएगा इस चुनाव को, तो इसलिए भी याद किया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक तौर से उत्कृष्ट कोटि की निकृष्ट भाषा का इस्तेमाल किया मंचों पे खड़े होकर के, और याद किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन कैसे पालतू बन गया सरकार का। इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा है कि धर्म के नाम पे खुल के वोट मांगा जा रहा है। आप साउथ में देखिए, कई जगहों पे नजर आया कि जो नेता हैं वो धमका रहे हैं, वो मुसलमान जो महिलाएं हैं उनके बुर्के उठा करके चेक कर रहे हैं। उन नेताओं को किसने अधिकार दिया? लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है कहने के लिए है, कहने के लिए कार्रवाई कुछ लोगों पर हुई, कुछ लोगों पर तो बिल्कुल होती भी नहीं है। हाँ, अगर आप विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़े नेता भी हो, तो आपका हेलीकॉप्टर तो चेक किया जाएगा, कहीं पैसा तो नहीं न लेकर के जा रहे हैं। बाकी आप दूसरी पार्टी के अगर समर्थक भी हैं और आप हजारों रुपए करोड़ों रुपए लेके जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए डरना नहीं चाहिए उन लोगों को। लेकिन खैर, ये जो सारी चर्चा थी, इसी तरह की चर्चा आपको आगे भी सुनने को मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और हाँ, आगे किन विषयों पे, किन मुद्दों पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, डिस्कशन करें, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।